चलिए जी, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नयन सर केमिस्ट्री वाला की क्लास में। तो लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था तो हम आकार या साइज की बात कर रहे थे, हम सम इलेक्ट्रॉनिक के आकार और साइज की बात कर रहे थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के साइज की बात कर रहे थे। तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवाया था उस वक्त, मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया था मैंने N3 माइनस O2 माइनस F माइनस देन नियॉन देन सोडियम प्लस then Mg2 plus then aluminum 3 plus। इसकी मैंने बात की थी, है ना। एक प्लस और था, सिलिकॉन +4 कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे मैंने बताया था इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है ये भी मैंने आपको सिखा दिया था। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि इनका साइज का ऑर्डर क्या होगा, इनमें सबसे बड़े आकार का कौन होगा, सबसे बड़ी साइज किसकी होगी। तो ये भी सिखाया था। N3 माइनस वाले बड़े होते हैं, O2 माइनस से, फिर F माइनस, फिर नियॉन प्लस वाला 2 प्लस, फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस। सिंपल सी एक बात याद रखनी है, माइनस वाले बड़े, प्लस वाले छोटे, बस। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। चलिए, जो अगला 2 नंबर का क्वेश्चन है अब मैं उसको ले लेता हूं। जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, जैसे आ गया P3 माइनस S2 माइनस Cl माइनस। ठीक है, बोलेगा बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो मैंने आपको याद है एक शपथ याद दिलवाई थी, है ना, वो और याद करो कि अगर कभी भी चार्ज दिखाई देगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो P का नंबर कितना होता है, 15 होता है। 3 माइनस मतलब 3 को मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, सल्फर में 16 प्लस 2 हो गया, 17 प्लस 1 हो गया। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इन सभी में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक है तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा। तो आप जानते हो P3 माइनस वाला बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, S2 माइनस से, देन किससे बड़ा होगा, Cl माइनस से। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई है? ठीक है, आराम से कर सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ना मत। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप खुद को सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करना और सॉल्व कर देना। ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है मैं इसी से लिख देता हूं। अगला क्वेश्चन है K प्लस Ca2 प्लस स्कैंडियम 3 प्लस। अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, पहले देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। अगर नहीं है तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर है तो कैसे सॉल्व करोगे, बता रखा मैंने दोनों कंडीशन में। तो देखो भाई क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले देखोगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर ये है तो मुझे पता है कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। के का नंबर कितना होता है, 19 होता है, प्लस है तो -1 कर देंगे, 20 माइनस 2 हो जाएगा, 21 माइनस 3 हो जाएगा। सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। समझ में आ गई बात। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, K प्लस सबसे बड़ा होगा, देन Ca2 प्लस सबसे बड़ा होगा, देन स्कैंडियम 3 प्लस बड़ा। देखो भी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं बनते हैं, देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। इस बार कौन सा आया था, देखो नीट में भी इस बार पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना, सेकंड ग्रेड में भी इन्हीं में से पूछे जाते हैं, मेनली इसी में से आ जाते हैं। आपके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक तो था 10 इलेक्ट्रॉन वाला जो मैंने आपको सिखाया अभी। ये वाले कौन से थे, 18 इलेक्ट्रॉन वाले थे। तो एक बार आप नोट कर लो, क्योंकि मैं यहीं पे इन सबको एक साथ लिख देता हूं ताकि आप ये दोनों चीजें हमेशा ध्यान रखो। तो एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर मैं हमेशा क्यों बोलता हूं कि पहले चेक किया करो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करना, वीडियो को पोस्ट करना, देन सॉल्व करना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं एक बार हटा देता हूं, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना, अगर 18 इलेक्ट्रॉन वाले आ जाए तो कंफर्म 18 इलेक्ट्रॉन वाले कौन होते हैं, समझ गए ना। तो देखो P3 माइनस वाला सबसे बड़ा होता है, देन S2 माइनस वाला, देन Cl माइनस वाला, देन आर्गन, देन K प्लस, देन Ca2 प्लस, etc। कर लोगे क्या, समझ में आ गई क्या बात यहाँ तक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है भाई,
आगे बढ़ जाऊं मैं, है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप वो खुद सॉल्व करो, देखो आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हमेशा चेक करना इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात कर लूं मैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है, इससे बाहर नहीं बनेगा, ले लो। हो गया, चलिए ठीक है। अब मैं अगले की बात कर लेता हूं, अगला ध्यान से सुन लो। अगला जो है, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है a प्लस Mg2 प्लस N3 माइनस F माइनस। जैसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो होता है क्या है, क्योंकि बच्चे एक ही चीज याद रख पाते हैं कि माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं, है ना। ये हमारे मन में साइकोलॉजी बन जाती है, क्योंकि सर ने भी बताया था। लेकिन मैंने हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर कभी भी क्वेश्चन आए चार्ज वाला, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से करना। जो इस बात को नहीं सोचेगा, देखो आंसर क्या करेगा, वो सीधा कर देगा माइनस वाले बड़े होते हैं, सर ने बता रखा है, ये लो भाई, और वो ये करके फ्री हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर, और आप में से बहुतों का यही आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। और अगर आप ये आंसर करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसा रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मैं एक बात बोलता हूं, आप कभी भी देख लेना, जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, भले टाइम लग जाए, मैं हर एक का निकालता हूं इलेक्ट्रॉन, अब वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। तो इसका भी चेक कर लेते हैं एक बार। आपने नहीं किया है, अगर कुछ बच्चों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए था। Mg2 प्लस N3 माइनस F माइनस। अगर मैं यहाँ इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहाँ पर इस के में 19 माइनस 1, यहाँ कितना हो गया 12 माइनस 2, यहाँ हो गया 7 प्लस 3, यहाँ हो गया 9 प्लस 1। कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आए, 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितने आए, 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ कितने आ रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। अब तुम लोग खुद दिमाग लगाओ, एक जगह 18 बंदे खड़े हैं और एक जगह 10 बंदे खड़े हैं, साइज ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ 18 बंदे खड़े हैं 10 बंदे खड़े हैं, जहाँ 18 बंदे खड़े हैं। तो सिंपल सी बात होगी, ये तीन तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन ये नहीं है। और वैसे भी इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे तो ऑलरेडी साइज तो बहुत ज्यादा होगी, तो के प्लस सबसे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बस यही मेरे को आपको बताना था। अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। देखो जैसे मैं आपको बताऊँ ना, बिल्कुल आप वैसे ही करना। ये के प्लस, इसमें तो आप जानते ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो माइनस वाले बड़े हो जाएंगे। अब आ सकता है ये वाला N3 माइनस F माइनस देन G2 प्लस। तो स्पेशल ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, धोखा हो जाता है हमारे साथ। ये क्वेश्चन हमें आता है लेकिन हम गलत कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो भाई, अब इस टॉपिक में अधिकतर मैंने साइज से क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन एक आधो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, आप उनको ध्यान रखना। ठीक है ना, कहते हैं कुछ याद कर लेते हैं, तो उसको कुछ याद कर लेना। मैंने लॉजिक समझा रखा है, बोरोन फैमिली कार्बन फैमिली के बारे में बता रखा है, एक बार मैं उनको वापस से करवाता हूँ। कुछ एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ, आप उनको याद रख लेना। ठीक है, चलिए जी, तो नेक्स्ट बात कर ले हम लोग इस टॉपिक के हटके। अब चलिए, ये क्वेश्चन याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट है साइज में, एक तो मिक्सिंग वाला लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन दोनों दे दे, और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इससे बाहर नहीं जाता है आपका, इतने में ही आता। आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो मैं आपको बता दूंगा, देख लो, इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट में बात करने वाला हूं। अब जो अगली बात करेंगे हम लोग, कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं, कुछ अपवाद की बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, याद करो, आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया था, क्लोरीन किया था, फिर नियॉन किया था। ठीक है, और इधर से इधर जाने पे लेफ्ट से राइट का ऑर्डर है, ध्यान से समझना, लेफ्ट से राइट का ऑर्डर है। और लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, आप जानते हो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आकार कम होता है, ये बात आप लोग को बता रखी है। तो बिल्कुल, तो सबसे बड़ा आकार का कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, देन कौन हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा, देन कौन हो जाएगा, बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नियॉन। ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अगर आप ये करते हो तो रॉन्ग हो जाता है।
क्यों सर, जब आपने इसका क्वेश्चन करवाया था तो आपने तो यही लिखवाया था, बिल्कुल लिखवाया था, तो उसमें देखना उसमें नियॉन नहीं था, देख लेना, सिर्फ यहां से लेके यहीं तक पढ़ाया था, ये नहीं था। तो यहां पर नोट डाल के एक बात लिख लेना, याद रख लेना कि जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनकी साइज ज्यादा होती है अपने अपने आवर्त में। इनर्ट गैसेस हैव हायर साइज इन आवर पीरियड। अक्रिय गैसें अपने अपने आवर्त में ज्यादा आकार रखती हैं। इनर्ट गैसेस अपने अपने पीरियड में ज्यादा साइज रखती है। ध्यान रखोगे ये बात, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये गैस है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस या जो जीरो गैस होती है, पढ़ाया था ना मैंने, इनर्ट गैस और जीरो गैस। कौन कौन सी इनर्ट गैस या जीरो गैस होती है याद करो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये होनी चाहिए सबसे छोटी, लेकिन होती है सबसे बड़ी, क्योंकि इनर्ट गैसेस, जीरो गैसेस में पाए जाते हैं वॉन डर वाल बल, जो बहुत दुर्बल होते हैं। तो इनके परमाणु एटम कहाँ होते हैं? बहुत दूर दूर होती है, कभी किसी रिएक्शन नहीं करती है, बहुत कम होती है कि ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करे। अधिकतर तो नहीं करती है, लेकिन कुछ करती है, जैसे जीनॉन वगैरह करती ही हैं, लेकिन अधिकतर ये रिएक्शंस नहीं करती हैं। और इनमें वॉन डर वाल फोर्सेस होते हैं, है ना। अगर वॉन डर वाल बल होगा तो वो दुर्बल होता है, तो उससे एटम कहाँ होते हैं? दूर दूर होते हैं। और आपको याद हो तो रेडियस का मैंने याद करो पढ़ाया था, सहस्र त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वॉन डर वाल त्रिज्या। याद है क्या? उसमें इनर्ट गैस के बारे में बोला भी था मैंने, ठीक है। याद करो, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और वॉन डर वाल रेडियस मैंने पढ़ाया था कि वॉन डर वालों की रेडियस सबसे ज्यादा होती है, उनका साइज सबसे ज्यादा होता है। वॉन डर वाल की त्रिज्या, उनका आकार सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो नोट डाल के इस बात को याद रखना कि जितनी भी जीरो गैस होती हैं वो अपने अपने आकार में बड़ी होती है। तो ऑर्डर ये ना हो कि बस नियॉन आगे आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा। यही आपको ध्यान रखना था, इस बात को आपको ध्यान रखना था। और यहां मैं बात जो कर रहा था वो बात कर रहा था नियॉन की, स्टार। याद रहेगी ये बात, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखता तो उसमें भी आप ध्यान रखना कि जीरो गैसेस अपने अपने आवर्त में, अपने पीरियड में बड़ी होती है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी हम उलझ भी जाते हैं, हम भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है। ऑप्शन में अगर दिख गया नियॉन सबसे पहले तो राइट कर देना, क्योंकि पहला ऑप्शन होगा जो आखिरी में होगा, और पहला क्वेश्चन क्लिक हो जाता है कि कॉन्सेप्ट हमारा यही है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। हो गया? चलिए नेक्स्ट करें। अब बात करता हूं बोरोन फैमिली के बारे में, बोरोन की बात करता हूं, बोरोन फैमिली के बारे में, बोरोन परिवार की बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखो, बोरोन फैमिली में एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, वैसे मैंने पढ़ा दिया था लेकिन मैं एक बार वापस बता देता हूँ। ये बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थे। मैंने आपको बताया था यहाँ पर साइज में दो जगह दिक्कत आती है, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, दो की तरफ, ठीक है। यहां पर आपको मैंने पढ़ाया था एफ ब्लॉक एलिमेंट के कारण, और यहां मैंने आपको पढ़ाया था डी ब्लॉक एलिमेंट के कारण, ठीक है। पढ़ाया था मैंने और आपको मैंने बताया भी था। अब देखो होता है क्या, यहां से दो तरीके के आंसर बनते हैं, जो जनरली मैं आपको बता देता हूं। जनरली दो तरह के यहाँ पे आंसर बन जाते हैं, और कौन सा आंसर ज्यादा सही होगा उसको कब क्लिक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो देखा जाए तो इंडियम थेलियम में थेलियम ही बड़ा होता है, थेलियम बड़ा होता है, ठीक है, और इंडियम उसके बाद आएगा। लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम में से एल्यूमिनियम बड़ा होता है गैलियम से, और बोरोन छोटा होता है, ठीक है। ये रही बात। ऐसा क्यों इधर तो समझ में आ गया, क्योंकि ये अप टू डाउन वाला है, क्योंकि बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम, और अप टू डाउन आने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ चेंज क्यों आया, ये क्यों बड़ा होगा, ये क्यों छोटा हो गया, तो पढ़ाया था यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जिनका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी मैंने बता दिया था कि इन दोनों की साइज कभी कभी बराबर देता है, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 3 पिकोमीटर का दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको इस तरीके से भी देगा कि सर ऐसा तो हमें वहां दिखा नहीं था, ऐसा दिख गया, कोई बात नहीं। गैलियम एंड बोरोन,
अब देखो दिक्कत क्या है, बड़ा तो यही है, जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे उनमें पिकोमीटर के साइज देखना। देखो मुझे नहीं पता कि कौन इसके अंदर ये आंसर क्यों अधिकतर लोग बताते हैं, ये क्यों नहीं बता पाते हैं और क्यों नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं पता। क्योंकि जहां तक मेरी बात है, मैं एनसीईआरटी में मैंने पिकोमीटर चेक किए हैं, सबके पिकोमीटर देख के मैं आपको साइज बताता हूँ। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ मान लो तो आप ऑब्जेक्शन करोगे, तो आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास एनसीईआरटी प्रूफ है। अरे एक ही पिकोमीटर बड़ा है, लेकिन बड़ा तो है, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ 3 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, सिर्फ 3 और 3 पिकोमीटर का, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम एक बार कह देते हैं कि ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि केमिस्ट्री में इतने पिकोमीटर को बराबर मान लिया जाता है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप डबल टिक, मैंने इसको कर रखा है और सिंगल टिक इसको कर रखा है। डबल टिक का मतलब अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप इसको सही करोगे, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि वहां कहीं भी इन दोनों की बराबर नहीं लिखी हुई है, भले 3 ज्यादा लिखी हुई है इसके टीएल की थैलियम की, आपको वही करना है। समझ में आ गई मेरी बात आपको? लेकिन अगर ये आंसर में नहीं है तो आप इसको सही करोगे। क्लियर होगी मेरी बात? इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यही बोरोन की फैमिली पूरी आयंस के रूप में होती है, इस रूप में होती है, आयंस के रूप में हो गई, तब देखो आपको क्या करना है। आयंस के रूप में का मतलब क्या है? देखो कुछ बातें होती है जो हमें बिल्कुल केमिस्ट्री में याद रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके रीजन भी होते हैं, ऐसी बात नहीं रीजन नहीं है, लेकिन हर एक रीजन हम याद नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये आयंस के रूप में आ जाएगी, आयंस का मतलब क्या हो गया, ये आयंस हो गया, इन पे आयन आ जाए 3+, एल्यूमिनियम 3+, गैलियम 3+, इंडियम 3+, हेलियम 3+। अगर आयंस आ रहा है, ऊपर प्लस है आयन, ये एटम्स है, ये क्या है, परमाणु के रूप में, परमाणु त्रिज्या है ये, ठीक है, ये परमाणु के रूप में, और ये किस रूप में है, आयंस के रूप में। देखो आयन लगे हुए, तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं करना है, कोई इफेक्ट वगैरह काम नहीं करता है फिर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इफेक्ट वगैरह थोड़े कम पड़ जाते हैं। तो टेलुरियम 3+ आयन सबसे बड़ा होगा, देन इंडियम 3+ आयन सबसे बड़ा होगा, देन गैलियम आयन 3+ सबसे बड़ा होगा, गैलियम के बाद बड़ा होगा एल्यूमिनियम, बड़ा होगा, देन बड़ा होगा बोरोन 3+। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये मैंने आयंस लिखे हैं, आप चेक करना क्वेश्चन आयंस के रूप में दिया हुआ है या क्वेश्चन एटम के रूप में दिया हुआ है। अगर एटम के रूप में दिया हुआ है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर करना है, अगर ये सिंगल करो, ये तो ये करो, अगर दोनों हैं तो आप ये, बिल्कुल मेरी तरफ से आप यही करना, क्योंकि एनसीईआरटी किताब में यही पिकोमीटर इसका ज्यादा लिख रखा है। समझ में आ गई बात? तो फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं नेक्स्ट आगे बात कर लेता हूँ। हो गया? क्लियर है? देखो मैं बता देता हूं, इसका लिखा हुआ है 167 और इसका लिखा है 170। देखो डिफरेंस तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही बराबर है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये डिफरेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, साइज का डिफरेंस है पिकोमीटर में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये ध्यान रखना 3 पिकोमीटर से बड़ा होता है बस, लेकिन फिर भी बराबर कर देते हैं जब ये ऑप्शन में नहीं हो। अगर ऐसा ऑप्शन तो इसको जरूर करो, लेकिन ये तो इसको जरूर करना, प्रूफ है मैं अपने पास, आप चाहो तो एनसीईआरटी की किताब खोल के देख लेना, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आयंस वाला है, देखो मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी अलग, अगर आयंस वाला अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो आप बिल्कुल ये वाला ही करते वापस से, जैसा इसमें और इसमें। ये आयंस की रेडियस अलग होती है और एटम की रेडियस अलग होती है, समझ में आई बात? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं और जोड़े जाते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जितने हैं उतने ही रहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, आई होप यहाँ तक आप समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए, कार्बन फैमिली के मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप ऊपर से नीचे आने पे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूं। आगे बात करता हूं, मैं आपको कुछ साइज के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, आप खुद सॉल्व कर लेना। जैसे देखो फेमस क्वेश्चन कौन से आते हैं जो फेमस है, मैं देखो हर टॉपिक आपको बता दूंगा कि ऐसे कौन से फेमस क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, ठीक है? तो देखो साइज की जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको से कुछ फेमस क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यही इनर्ट गैस वाला, जीरो गैस वाला आता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? जीरो गैस में अगर नियॉन बड़ा होगा तो लिथियम आएगा, देन बेरिलियम आएगा, बोरोन आएगा, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आएगा। जीरो गैस के बारे में ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है? दूसरा आता है बोरोन फैमिली से,
ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं। कौन कौन से पढ़ाए हैं? एक मैंने पढ़ाया है आयन वाला और एक पढ़ाया है एटम वाला। ठीक है, तो एक एटम वाला पढ़ा है हमने अभी एक परमाणु वाला पढ़ा है और एक आयन वाला पढ़ा है। दोनों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है जी, तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर आ गया होगा। फेमस क्वेश्चन नंबर में ध्यान रखना, मिक्सिंग वाले आते हैं, मिक्स वाले। मिक्स में बहुत पूछता है लेफ्ट टू राइट प्लस अप टू डाउन। ये आपके मिक्सिंग के क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? बाकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का भी फेमस है, हर साल लगभग आ ही जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तरीका मैंने समझा दिया, बता दिया कैसे आता है। बस माइनस वाले बड़े होते हैं इससे, प्लस वाले से। ये लो भैया, आपके साइज का ऑलमोस्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हट जाता हूं। हो गया? चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट बात कर लूं मैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या पढ़ा है मैंने। ठीक है, अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। एफ ब्लॉक में ध्यान रखना, एफ ब्लॉक की अगर मैंने बात की थी तो याद करो, एफ ब्लॉक की जब मैंने आपको बात की थी तो उसमें एक परमाणु संकुचन पढ़ाया था, याद आ गया? उसको भी स्पेशल ध्यान रखना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाया था। ठीक है, तो इस स्पेशल इसकी भी बात आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, इससे आप देखो जर्कोनियम और हाफनियम की साइज क्या थी, ऑलमोस्ट बराबर। इसलिए इनको केमिस्ट्री की भाषा में ध्यान रखना, केमिकल ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा रासायनिक तत्व कहा जाता है ना। इनकी साइज बराबर थी। जर्कोनियम हाफनियम मैंने आपको पढ़ा दिया था और बता दिया था। ठीक है जी, चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको जो जो समझाई गई ये चीजें आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत हो गया साइज के, इतना तो आप पढ़ के चलना। ठीक है, और जब मैं ब्लॉक्स पढ़ाऊंगा उसमें एस ब्लॉक का भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आईपी, आयनन विभव। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, अब देखो इसे कई नामों से भी बुलाया जाता है, सभी नाम आप ध्यान रखना। ये जो विभव होता है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। एक्चुअल में इस एक तरह की एनर्जी होती है ना, ऊर्जाएं होती है, तो वो बस उसको हमको ध्यान रखना है। इसका नाम होता है आयनन ऊर्जा, या इसको आयनन एंथैल्पी भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना आप लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप लोग। इसका एक नाम होता है आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसका मतलब क्या होता है, आईपी होती क्या है, समझाता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए, तो ये नाम ध्यान रखना। तो हम पढ़ने वाले हैं आईपी, जिसका मात्रक भी ध्यान रखना आप लोग। मात्रक भी पूछा जाता है इसका, किसका मात्रक क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। ये होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल में। क्लियर यहाँ तक? और रेडियस की मैंने आपको बताई नहीं, मैं उसकी भी आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आया था, आपको चार्ट दे देगा, बताओ इसमें से किसका मात्रक यूनिट नहीं होती है। तो एक की नहीं होती, वैद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, बाकी सबकी होती है। देखो त्रिज्या की अगर आपसे पूछ ले, कभी त्रिज्या की भी होती है यूनिट, कभी कभी पूछ लेता है त्रिज्या या रेडियस की अगर आपसे पूछता है, तो आप जानते हो, वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने सुना होगा फिजिक्स वगैरह में काफी जगह आता ही आता है। देखो मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, वो नाम मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, इनके बारे में पढ़ेंगे भी।
कौन किसके बराबर होता है, इसका मान इसके वैल्यू के बराबर रखेंगे, कैसे रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी में सब पढ़ लेंगे। ठीक है, एक होता है एंगस्ट्रॉन्ग, एक होता है माइक्रोन, ये एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना ये माइक्रोन, खूब सारी यूनिट है इसकी, ध्यान रखना किसकी, रेडियस की। और नापने की यूनिट है डिस्टेंस, अपने को डिस्टेंस से नापना है तो मीटर सेंटीमीटर आप सुनते ही हो, नैनोमीटर पिकोमीटर सब जानते ही हो। ठीक है, चलो तो ये रेडियस की यूनिट है, और ये यूनिट ध्यान रखना किसकी होती है, की होती है, आयतन विभव या आईपी की होती है। तो आपसे मैं इसको आईपी ही बोला करूंगा, आप भी इसको आईपी से ही जानते हो। ठीक है, लेकिन इसके दोनों नाम ध्यान रखना, भूलना नहीं। ठीक है, कभी कभी एंथैल्पी को हटा के ऊर्जा या एनर्जी लिख देता तो भी घबराना नहीं, मतलब इसी की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात, आगे बात कर लूं मैं अब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आईपी आयनन विभव होता क्या है। चलिए देखिए, देखो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास में बीच में ये पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इसका इसके प्रति क्या है, अट्रैक्शन। आकर्षण। ठीक है जी, जानते हो। अब मुझे करना है क्या है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला है। मैं हमेशा बात करूंगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है। समझना ध्यान से, देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, और अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। मुझे क्या लगानी पड़ेगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या दे दी, मैंने एनर्जी दे दी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप यहां से बिना नाटक किए बाहर की तरफ निकल गया। ये लो भैया, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। और ये जो परमाणु है एक आइसोलेटेड गैसियस परमाणु है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, एक विलगित गैसीय परमाणु है। आप डेफिनेशन में पढ़ते हो, एक विलगित गैसीय परमाणु। कैसे ये विलगित क्या होता है, विलगित का मतलब बिल्कुल सेपरेट है, कभी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल अलग से है, इसके पास कोई नहीं रिएक्शन करने के लिए, ये किसी का चिपकेगा नहीं, ये अलग से रहेगा, वो उसका मतलब होता है आइसोलेटेड। गैस सके गैस क्यों लिया, ठोस या लिक्विड क्यों नहीं लिया, ठोस लिक्विड में तो एटम होते हैं, क्योंकि गैस में इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होते हैं, एटम दूर दूर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी का अट्रैक्शन भी कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसको लेते हैं ताकि एटम दूर दूर रहें और आराम से निकाल दें। ठीक है ना, एटम का मतलब समझते हो आप लोग। तो देखो होता है क्या है कि मान लो मैं एक ऐसे आइसोलेटेड गैस सिस्टम की बात करूं, कि ऐसे विलगित गैसीय परमाणु की बात करूं जिसके बाह्यतम कोश या आउटर मोस्ट शेल में से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मैं क्या दूंगा, ऊर्जा दूंगा, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब आप लोग एक बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा कोई एटम है, ये कोई एटम है, ठीक है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और निकालने के लिए मैंने क्या लगाई है, एनर्जी लगाई है, और इस एनर्जी को ही मैं क्या बोलता हूं, आईपी। इसका मतलब आईपी एक तरह की एनर्जी होती है। आईपी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी या ऊर्जा होती है, जो किस काम आती है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम में आती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऊर्जा भी अलग तरीके से होती है। एक बात बताओ मुझे, भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, दोनों क्या है, पैसे ही है ना, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अरे है तो दोनों पैसे, तो इसका मतलब ऊर्जा तो है, लेकिन ये ऊर्जा कौन सी, आईपी। इसका मतलब क्या होता है, आईपी जान लिया है ऊर्जा ही, एनर्जी है, ये भी वो भी एनर्जी है, समझ में आ रही बात। तो लेकिन ये एनर्जी किस काम आती है, ये किसी भी एटम में से, वैलेंस शेल में से, बाह्यतम कोश में से, बाहर वाले कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाती है, आईपी। चाहो तो आप लिख लो, किसी गैस विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है, आयनन एंथैल्पी कहलाता है, आईपी कहलाता है। समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन रिमूव एन आइसोलेटेड गैसियस सिस्टम। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात।
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लूं मैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से बाहर निकालना है, अब उसको एनर्जी दी है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन दो तरह का हो सकता है, या तो आराम से बाहर निकल जाएगा या निकलने में नाटक करेगा। वापस सुनना, मैंने कहा या तो आराम से घर खाली छोड़ के चला जाएगा या नाटक करेगा भाई कि मैं तो नहीं निकलूंगा। एक बात बताओ, अगर आराम से निकल गया तो मैं एनर्जी कम लगाऊंगा। अरे अगर कम एनर्जी लगाने से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मैं ज्यादा एनर्जी क्यों लगाऊंगा? कम एनर्जी लगाऊंगा। कम एनर्जी लगाओ तो आईपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाटक करने लगा भाई मैं तो नहीं निकलूंगा, तो मैंने क्या लगा दी? ज्यादा एनर्जी लगा दी। भाई घर का ये आदमी रूम खाली नहीं कर रहा मेरा है, तो मैं पुलिस वालों को बुला लिया, भाई मैंने एनर्जी क्या करी? ज्यादा लगा दी। अब निकालना पड़ेगा, तो आईपी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो आईपी भी दो तरीके की होती है, कम भी होती है और ज्यादा भी होती है। समझ में आ गया? कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब तो कम होगी और कब ज्यादा होगी? ठीक है, कर लोगे तो इसकी डेफिनेशन लिख के रखना। रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन आइसोलेटेड गैसेस सिस्टम, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन एन आइसोलेटेड सिस्टम। कर लोगे? ठीक है। तो देखो भाई, अब मैंने कहा आईपी दो तरीके की होगी, या तो आईपी लो होगी, कम होगी, या आईपी मैक्सिमम होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो देखो आईपी लो कब होगी और आईपी कम कब होगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मान लो ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। मैं मान लेता हूं कि दोनों एटम की साइज सेम है। थोड़ा बड़ा बन गया वो, चलो थोड़ा सा हटा देता हूं मैं एक बार, थोड़ा छोटा बना लेता हूं, वरना आप लोग कहेंगे बोल तो रहे हैं लेकिन बना बराबर रहे हैं। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात? दोनों एटम की साइज सेम है, पर किस बात का है कि इसका जेड इफेक्टिव कम है। समझना ध्यान से अब, ठीक है, क्योंकि इसका पॉजिटिव कम है और इसका जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा। कि ये वाली बात सबको समझ में आ गई? तो एक बात बताओ मुझे, क्योंकि यहां ये इस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या है? आकर्षण। लेकिन यहां आकर्षण ज्यादा है, यहां आकर्षण क्या है? ज्यादा है। यहां अट्रैक्शन कैसा है? ज्यादा। और यहां पर अगर मैं अट्रैक्शन या आकर्षण की बात करूं, यहां आकर्षण या अट्रैक्शन क्या है? कम है। तो दो बातें हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ रखा है इसने, पॉजिटिव ने, तभी इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती में ठीक है, पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब तुम खुद दिमाग लगाओ, यहां अट्रैक्शन कम है, मतलब मैंने इसको बहुत धीरे से पकड़ रखा है। तो एक बात बताओ, तुम आओगे आराम से छुड़ा के लेके चले जाओगे, समझ आगे बात, तुम एनर्जी कम लगाओगे। लेकिन मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को जोर से पकड़ रखा है, अब तुम छुड़ा लोगे क्या? नहीं, तुम छुड़ा तो लोगे लेकिन तुम्हें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ में? अपने पे लेके देख लो ना, आराम से छुड़ा दिया तो कम एनर्जी का यूज, आईपी कम। तुमने बहुत मुश्किल से छुड़ाया, तुम एनर्जी ज्यादा लगाई तो आईपी भी ज्यादा। अरे एनर्जी को ही तो क्या बोल रहा हूं? आईपी। अरे आईपी ही एनर्जी और एनर्जी ही आईपी है। बस आईपी का मतलब होता है वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम में आती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखो मैंने क्या किया, अब इन दोनों को मैंने एनर्जी दी। देखो समझते चलना, क्योंकि ऐसे टॉपिक में थोड़ा टाइम लेता हूं, वरना मैं नहीं लेता हूं कभी भी इतना समझाने के लिए, लेकिन ऐसे टॉपिक में समझना जरूरी है। एक बार समझ में आ जाता है ना तो क्वेश्चन भी हो जाते हैं, है ना। चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने एनर्जी दी, दोनों को एनर्जी दी, दोनों को मैंने ऊर्जा दी। इस इलेक्ट्रॉन को भी दी और इस इलेक्ट्रॉन को भी दी। ये भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर निकलेगा। लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ, यहां पर एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इसमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी आपको? कम, मिनिमम देनी पड़ेगी। और यहां पर एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी? मैक्सिमम, ज्यादा देनी पड़ेगी आपको, मैक्सिमम। ठीक है, ज्यादा देनी पड़ेगी, अधिक देनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? यहां पर इलेक्ट्रॉन
आराम से बाहर निकल जाएगा। कम एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, जेड इफेक्टिव कम है। यहाँ पे जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। जेड का मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा, भाई जाने नहीं दूंगा तेरे को मैं। अगर जाने नहीं देगा इसका मतलब ये हो गया कि मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और एनर्जी ज्यादा लगाओगे तो आईपी ज्यादा। इसका मतलब यहाँ पर आईपी क्या है, ज्यादा, और यहाँ आईपी क्या है, कम। और आईपी का मतलब क्या होता है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे उसकी आउटर मोस्ट शेल से, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके बाथरूम कोष में से बाहर निकाल के फेंक दे। समझ में आ गई बात। एनर्जी कम भी हो सकती है और ज्यादा भी। ये कैसी है, कम, और ये कैसी है, ज्यादा। क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, और ज्यादा पकड़ रखेगा तो छुड़ाने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है। समझ में आ गई बात। अब चाहे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और नहीं, बस ये ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा, बस। हर बार मैं यही बोलता हूं, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अब तक दो बातें पढ़ी है। मैंने क्या दो बातें पढ़ ली है। पहली बात मैंने ये पढ़ ली है कि अगर मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो मेरी साइज, मेरा आकार, वो क्या होता है, घटता है। ये पहली बात मैंने पढ़ी थी। दूसरा आज मैंने क्या पढ़ लिया कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो मेरा आईपी भी बढ़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब इसके साथ जो जो होगा वो इसके साथ होगा। समझ में आ गई बात। जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा। यहां पर उल्टा होता है। तो एक बात बताओ, तो मैंने कहा ये इससे रिलेशन में है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईपी। किसके समानुपाती होता है, आईपी के समानुपाती होता है। समझिए क्या। लेकिन ये इसके क्या होता है, ये इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था कि अगर ये जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती है तो आईपी के भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के जो मुझे आपको समझाना था, मुझे आपको यह समझाना था, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईपी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। भाई इसका रिलेशन दोनों से था, तो जो इसके साथ होगा वो इसके साथ और इसके साथ। समझ में आ गई बात। आकार क्लियर है। तो मैंने आपको यह पढ़ाया कि अगर ये बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा, लेकिन मैंने आपको दूसरा ये पढ़ा दिया कि साइज बढ़ेगी तो आईपी को कम होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया मैंने कैसे जोड़ा है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो इस बात को आई थिंक, आई होप आप याद रखना पसंद करोगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और निकालने के लिए एनर्जी कम भी लगेगी और ज्यादा भी लगेगी। कम कब लगेगी, जब उसका जेड इफेक्टिव क्या हो, कम हो। ज्यादा कब लगेगी, तो उसका जेड इफेक्टिव क्या हो, ज्यादा हो, अट्रैक्शन ज्यादा हो। क्लियर है। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, आगे बात कर लूं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लो। आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए, अब देखो बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो होगा क्या। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, थोड़ा समझते चलना, थोड़ा सा ना दिमाग लगाते चलना। मैंने ये कुछ 4-5 एटम बना दिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। मैं मान लेता हूं यहां पर 5 पॉजिटिव है और 5 ही नेगेटिव है। ठीक है। चलिए चलिए, तो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये 5 पॉजिटिव और 5 ही नेगेटिव। इससे को मैंने बोला है ए एटम। क्लियर है यहां तक। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया, यहां से मैंने बाहर निकाल दिया। ये लो, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, यहां से बाहर निकाल दिया। तो देखो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया या एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं, तो देखो फर्क क्या पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव
1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव तो कितने रहे, 5 पॉजिटिव ही रहे, लेकिन मुझे एक बात बताएंगे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है। और ए पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस। पढ़ाया था क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक में बताया था ना कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मैं पॉजिटिव लेके आऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल दिया, ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा करने से फिर से क्या होगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, यहां पर 3। तो बताओ मुझे यहां पर क्या आ जाएगा, 2+। यहां पर बताओ क्या आ जाएगा, 3+। और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, क्या क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इन सब में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है, तो आप इतना तो समझ ही गए हो, इतना तो सभी जान ही गए हो। अरे ये 5 को खींच रहा है, ये 5 4 को खींच रहा है, ये 5 3 को खींच रहा है, और ये 5 2 को खींच रहा है। कौन ज्यादा खींचेगा, यहां ज्यादा आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जितना ज्यादा खींचेगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा होगा। तो मैंने कहा इसका भी कोई ना कोई जेड इफेक्टिव है, लेकिन इसका जेड इफेक्टिव इससे क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। समझते चलना, इसका जेड इफेक्टिव इससे भी क्या है, बड़ा है, और इसका जेड इफेक्टिव क्या है, सबसे बड़ा है। देखो मैंने ऐसे समझाया, देखो देखो, छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, समझ में आ गई बात। तो खुद दिमाग लगाओ कि अगर इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, इसका तो भाई इतना है, इसका इतना है, ठीक है, इसका इतना है, और इसका सबसे ज्यादा है। तो मुझे एक बात बता दो, किसके आईपी का मान ज्यादा होगा, उसके आईपी का मान भी ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आईपी भी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी थोड़ी सी क्या होगी, कम। मेरी बात समझ में आ रही है सबको। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ मुझे, किसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा, ए का, प्लस का, +2 का या +3 का। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 3+ का। फिर किसका ज्यादा होगा, A2+ का। फिर किसका ज्यादा होगा, A+ का। फिर किसका होगा, A का। समझ में आ रही क्या बात। और आईपी की अगर मैं बात करूं तो भी किसका ज्यादा हो जाएगा, 3+ का, 2+ का, प्लस का, देन A का। क्या यहां तक सबको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई, क्या समझ पा रहे हो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मैंने इसको बोला आईपी फर्स्ट, दूसरा निकाला बोला IP2, तीसरा निकाला बोला IP3। इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहा हूं, एक निकाला तो एक आईपी, दो निकाला 2 आईपी, 3 आईपी। बताओ तीनों में से कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत हो रही है, इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत हो रही है। तो आईपी थर्ड का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, IP2 का, और IP2 से कम किसका होता है, IP फर्स्ट का। तो IP थर्ड का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, IP2 से, और IP2 का वैल्यू ज्यादा किससे होता है, IP फर्स्ट से। तो ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी IP का ऑर्डर पूछ ले कि मान लो कोई एक परमाणु, किसमें कैसा आएगा, देखो एक एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, मुसीबत कहां आएगी, तीसरे वाले में, क्योंकि पहला तो आराम से निकल जाएगा, फिर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, फिर दूसरा भी निकल जाएगा, लेकिन फिर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तीसरा निकलने में नाटक करेगा, तो एनर्जी तुम ज्यादा लगाओगे। तो यहां पर IP थर्ड का वैल्यू ज्यादा होगा IP2 से, देन IP फर्स्ट। और ये IP2 IP थर्ड का वैल्यू समझ गए हो क्या। देखो यहां पर मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, समझ गए क्या, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है कि आप यहां तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। ऐसा क्यों किया मैं फिर समझा दो, इसको नहीं है वापस देख ले। 3-4 इलेक्ट्रॉन बना दिए, एक सिंपल ए है, एक ही इलेक्ट्रॉन निकालते गया तो आप जानते हो प्लस बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो माइनस बढ़ता चला जाता है। तो मैंने कहा आईपी का मतलब क्या, मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकाला, इसमें से भी निकाला, और इसमें से भी निकाला, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहा हूँ जेड इफेक्टिव बढ़ते जा रहा है, क्योंकि 5 पॉजिटिव 2 को खींचे लग रहा है। यहाँ 5 को 5 को खींचा आराम से निकल रहा था, यहाँ 5 2 को खींच रहा है, जाने देगा क्या, खुद दिमाग लगाओ, नहीं। अरे मैंने भाई 5 बंदों को पकड़ के रखा है, तुम एक को छुड़ा लोगे। अब मैंने 5 4 को पकड़ लिया, तुम चौथे को भी ले जाओगे, लेकिन तुम पहले से दम ज्यादा लगाओगे। मैंने अब 3 को पकड़ लिया,
तुम तीसरे को उठा के ले जाओगे, लेकिन अब दम उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब इन दो को पकड़ रखा है, उन दोनों को आराम से छुड़ा लोगे? नहीं, तुम्हें फिर दम लगाना पड़ेगा। अब मैंने एक को पकड़ के रखा है, अब बताओ ले जाओगे क्या? नहीं, तुम्हें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। बस वही वाली बात है। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? और इसका मतलब बताओ, अगर इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करता चलूंगा तो जेड इफेक्टिव कम होता चला जाएगा, तो आईपी भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर माइनस वाले आते हैं तो वो भी ध्यान रख लेना, फिर माइनस वाले, फिर A2 माइनस वाले, ठीक है, फिर माइनस वाले एंड देन A2 माइनस वाले, देन A3 माइनस, A4 माइनस। समझ गए हो यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। हो गया? चलिए, आई होप यहां तक आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बता। तो आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखो आपने क्या पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको त्रिज्या बताई थी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे पता है ये रहा, इसको मैं हटाता हूं एक बार। याद करो जब हम त्रिज्या पढ़ रहे थे, जब हम साइज पढ़ रहे थे, ठीक है, एक ही बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम साइज पढ़ रहे थे, ये हम त्रिज्या पढ़ रहे थे। तो मैंने इसको अंदर आपको एक बात बताई थी कि माइनस वाले बड़े होते हैं, then minus, then A, then plus, then 2 plus, then 3 plus। समझ में आ गई बात? अब आपको फिर मैंने पढ़ाया था IP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है? साइज। जो इसका आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। और अभी भी समझाया था ऐसा क्यों होता है। तो IP अब ज्यादा किसकी हो जाएगी? A3 प्लस की, देन A2 प्लस की, देन A प्लस की, देन A की, देन A माइनस की, देन A2 माइनस की, देन A3 माइनस की। ये रहा IP का ऑर्डर। यहां तक सबको बात समझ में आ गई कि क्या लिखा है, ये कब समझाया था, ये कब पढ़ाया था, कब बताया था, ये सारी बातें ध्यान रखना। तो ये साइज का ऑर्डर और ये IP का ऑर्डर है। जो इसका चलेगा इसका उल्टा चलेगा, ये ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है। अब तक क्या पढ़ा था? जेड इफेक्टिव को जोड़ा था साइज से, फिर जेड इफेक्टिव जोड़ा IP से, दोनों इससे संबंध रखते हैं। तो याद करो, इधर वाला और इधर वाला बराबर हो तो इधर वाला को बराबर कर देते हैं। तो जेड इफेक्टिव को साइज से जोड़ा, जेड इफेक्टिव IP जोड़ा, फिर साइज और IP दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? IP बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? घटेगी। साइज बढ़ेगी तो IP घटेगा। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तू घटेगा तो मैं बढ़ूंगा, और मैं बढ़ूंगा तू घटेगा। जेड इफेक्टिव क्या बोलता है? मैं बढ़ूंगा तू भी बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? तो यहां तक क्लियर हो गया हो अच्छे से? तो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बात करूं। देखो अब इसके बाद आप एक चीज जानते हैं, अब इसको जोड़ते हैं आगे, नेट नोट डालते चलना, ठीक है ना। देखो आप जब भी कुछ पॉइंट लिखो ना तो हमेशा स्टार डाल के करा करो। कोई पॉइंट स्पेशली मैं लिखवाता नहीं हूँ कभी, मैं कभी कोई पॉइंट्स नहीं लिखवाता इस तरीके से। तो इस तरीके से बताता हूँ, डायग्राम से बताता हूँ हमेशा। तो आप हमेशा स्टार लगा दिया करो, जब भी आपको लगे ये तो नया पॉइंट है तो स्टार लगा के लिख दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि हम अब मैं लिखवाऊँ और आप लिखो तो मतलब नहीं है। टेंस देख लो, इतने सालों से टेंस पढ़ रहे हैं, क्या आज तक याद हुए? क्या नहीं, रूल्स कभी याद नहीं होते। अगर रूल्स याद ही हो जाते हैं तो हम तोड़ते नहीं कभी रूल्स को, ठीक है ना। तो हमेशा डायग्राम से पढ़ना, कभी गलती नहीं होगी, ताकि इसमें क्योंकि दिमाग में जोर पड़ता है। समझ में आ रही है आपको हमारी बात? लिखा होता है, लिखा हुआ पढ़ लेता, याद कर लेता, बात खत्म। लेकिन थोड़ा क्योंकि जब डायग्राम बनता है ना तो डायग्राम पे एक चीज देखी जाती है, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे कैसे बताया था, तो थोड़ा सा जोर पड़ता है दिमाग से। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए। और नोट्स तो दे ही दूंगा, और जब नोट्स दूंगा उसमें से पढ़ लेना देख देख के, ठीक है। चलिए आगे बात करें। तो इतना तो आप जानते ही हो, ये पढ़ रखा है सबने, इधर से इधर जाने पे क्या बढ़ता है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो IP क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर ये जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लेकिन साइज क्या हो जाती है? कम। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ता है, IP भी बढ़ती है। पढ़ लिया? ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कोशों की संख्या बढ़ती है, शेल का नंबर बढ़ता है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या होता है? कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होगा तो कौन कम हो जाएगा? IP कम हो जाएगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगी? बढ़। पढ़ा रखा है क्या ये बात? देख लो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए भाई। तो ये वाली चीज आप ध्यान रख लेना,
ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप देख लो उसको, बहुत बच्चे जानते हैं समझते हैं और उसको हम डिटेल से भी आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक में एक बार मैं वापस से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। मैं इसको कई बार बताता हूँ, जहां जहां आ जाता है मैं वहां जरूर बताता हूँ एक बार, ताकि मेमोराइज हो जाए, ठीक है। और जिसको आता है वो 2 इंटू में भगा ले फटाफट, या स्किप कर देना, दिक्कत क्या हो रही है, ठीक है। चलो तो यहां तक नोट कर लो, हो गया। चलिए देखो यहां पर क्या है, एक टॉपिक मुझे समझाना था आपको। अगला स्टार है आपका, अगला जो पॉइंट है, देखो इस पॉइंट में मुझे आपको क्या समझाना था कि आईपी का जो मान होता है वो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के लिए ज्यादा होता है। पूर्ण पूरित विन्यास के लिए क्या होता है, हमेशा आईपी का मान, इनके लिए आईपी का मान हमेशा ज्यादा होता है अदर से, ठीक है। हाफ फील्ड और फुली फील्ड, क्या सर ऐसा क्यों? अब जो पहली बार ही जानते हैं, बहुत दिन हो गया पढ़ा नहीं है, भूल गया कि हाफ फील्ड क्या होता है, फुली फील्ड क्या होता है, कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, अभी सब बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि दूसरे विन्यास के तुलना में ये वाले विन्यास या ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल की होते हैं। जैसे मान लो मैं बात करता हूं मेरी और अंबानी की, अब उसके सामने मैं बहुत ही छोटा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, वो बहुत अमीर है। भाई एक बात बताओ, आपको कैसे पता है कि मैं गरीब हूं और वो अमीर है? क्योंकि आपको ये पता है कि उसके पास पैसा बहुत है और इनके पास पैसा कम है, इसी से तौल सकते हो। भाई 2 पैर मेरे भी, 2 हाथ मेरी भी है ना, 2 आंखें मेरी भी है, 2 कान मेरी भी है, नाक है, मुंह है, बाल है, सब कुछ है, वो उसके पास भी है। डिफरेंस केवल किस बात का है? पैसों का। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास या तो आधे पैसे हो, आधे भरे हुए ऑर्बिटल हो, या पूरे भरे हुए ऑर्बिटल, तो उनको अमीर माना जाता है, उनको स्टेबल माना जाता है, उनको स्थायी, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो स्थायी होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आईपी का वैल्यू क्या होता है? ज्यादा होता है। सर ये भी समझा दो कैसे। भाई मान लो एक तो मुझसे तुम्हें पैसे छीनने, एक अंबानी से पैसे छीनने, और मैंने कहा अंबानी स्थाई है, अंबानी हाफ फील्ड या फुली फील्ड है, और मैं कोई नॉर्मल सा कोई विन्यास हूं, कोई नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन। तुम किससे पैसे छीन सकते हो? मुझसे या अंबानी से? मुझसे छीन सकते हो आराम से। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, अंबानी से छीनने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इसलिए मेरी आईपी का मान क्या होगा? कम। अरे आईपी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालना। तुम मुझसे पैसे ले रहे हो, तुम आराम से लेके छीन के भाग गए, क्या अंबानी से लेके छीन के भाग जाओगे क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उससे छीनने के लिए तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो वहां आईपी का मान ज्यादा और मेरा कम है, क्योंकि वो स्थायी है, वो स्टेबल है। समझ में आई बात? तो यहां पर भी हमारे केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास हाफ फील्ड का मतलब होता है 50% भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, और इसका मतलब होता है 100% भरा हुआ इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं वैसे ही रिवाइज करा देता हूं एक बार, ताकि एक बार थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए। कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, मैं जानता हूं सबको आता होगा, कंफर्म सबको पता होगा, आता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार 1 से 20 वाले में लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं लिखते चलूंगा, अगर आता है तो आप स्किप कर देना, क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले मैं बात करता हूँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड होते कौन है। तो एक बार ध्यान रखना, मैं पहले बात करता हूँ एस की। अब एस में या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो या फिर आप 2 भर सकते हो। तो एस में या तो 1 भर सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। समझ में आ गई बात? पी में ध्यान रखना, पी में इस तरीके से पी कक्षक होता है। अब देखो 1 में मैं 2 भर सकता हूँ ज्यादा, 3 में कितने भर सकता हूँ? 6। या तो मैं इसमें 1 भर सकता हूँ, या मैं इसमें 2 भर सकता हूँ, या मैं इसमें 3 भर सकता हूँ, ठीक है। या इसमें मैं 4 भर सकता हूँ, 5 भर सकता हूँ और 6 भर सकता हूँ। तो यहां पर भी 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो गए, या तो इसके अंदर 1 भर सकते हैं, या इसके अंदर हम लोग कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। तो अभी मेरे को आधे से मतलब है, 1 2 3 से मतलब नहीं है, तो 1 2 3, या फिर कितने भर सकता हूं मैं? 6 भर सकता हूं। इधर वाले हैं 50% और इधर वाले हैं 100%। तो या तो ये P3 हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा? P6 हो जाएगा।
समझ में आ गई बात। और अगर मैं डी की बात करूं तो डी में 5 कक्षक होती है, ऑर्बिटल होती है, जानते हो इतना। तो इसमें या तो मैं 1 भर सकता हूं, 2 3 4 5 भी भर सकता हूं, 6 7 8 9 10 भर सकता हूं। ठीक है, ये सब भरना सीखेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखा देंगे, टेंशन ना लेना। ठीक है, क्लियर है। 5 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ में कितना होगा, 7 ऑर्बिटल होती है, तो F7 हो सकता है या फिर F14, क्योंकि इसके अंदर 7 ऑर्बिटल होती है। समझ में आ गया यहां तक। तो ये तो है 50% वाले जो इधर लिखे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, S1 को 50% नहीं माना जाता। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन S2 को पूरा भरा हुआ माना जाएगा, स्टेबल। P6 P4 इन सबको क्या भरा भरा माना जाता है, पूर्ण पूरित, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और हाफ फील्ड में ध्यान रखना, S1 को नहीं माना जाता है, P3 को माना जाता है, D5 को माना जाता है, और F7 को क्या माना जाता है, ध्यान रखना, हाफ फील्ड। अर्धपूरित माना जाता है। समझ में आ गई यहां तक बात, क्लियर हो गया। तो देखो भाई, ये हाफ फील्ड है, वो कैसे हैं, फुली फील्ड है। ठीक है, हाफ फील्ड में S1 को मत मानना, कभी भी मानते ही नहीं, ज्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए छोड़ देते हैं। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मान लिया अनिल अंबानी मुझसे बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, अब तो मुझसे भी गरीब हो गया, तो वही वाली बात इसके साथ हो जाती है। ठीक है ना। तो कुछ होते हैं केमिस्ट्री में, जब हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आने लग गया है ना, तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है, एक्सेप्शन, कि हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता है ना, बस यही दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपने पहचान लिया है कि हाफ फील्ड वाले कौन से होते हैं और फुल्ली फील्ड वाले। ये बात आपको बहुत जगह काम आएगी, जब मैं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन सिखाऊंगा, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो बहुत बार काम आएगा। तो देखो, एक ही बार अगर आप टाइम देख रहे हो तो हर चीज अच्छे से पढ़ लो, चाहे वो आसान लगे चाहे वो हार्ड लगे। पूर्ण पूरित, और ये कैसे होते हैं, अर्धपूरित। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये ऐसे कौन कौन से होते हैं, अभी आपको बताया था। S1 को नहीं मानना है, S1 हो गया, P3 हो गया, D5 हो गया, और F7 हो गया। इसमें किसको नहीं मानोगे, तो इसमें S1 को नहीं मानोगे। ठीक है, क्लियर है। किसको किसको मानना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, आप मानोगे S2 को, आप मानोगे P6 को, आप मानोगे D10 को, आप मानोगे F14। इन सब के लिए IP का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि ये सब कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। क्लियर है। चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लिया आप लोगों ने। तो आई होप देखो यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो देखो जब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगा तो मैं आपको इस टॉपिक से आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसकी बात करेंगे। अभी तो थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, उसके इसमें कुछ क्वेश्चन भी IP फर्स्ट, IP सेकंड, IP थर्ड का भी मैंने करवा दिया है, तो वो भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हाफ फील्ड देखना है, कैसे फुली फील्ड देखना। जिसमें जिसमें ये दिख जाए वो हाफ फील्ड वाले हो जाएंगे, और जिसमें जिसमें ये दिख जाए वो फुली फील्ड हो जाए। आखिर में जाके चेक कर लेना, बहुत आसान है। तो मैं आपको एक बार 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो फिक्स होते हैं, IP हुआ, रेडियस हुआ, इनके फिक्स क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, हम बस थोड़ा सा घुमा फिरा की जरूरत देता है। तो हर एक तरह के क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है, गलत नहीं होने देंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना। और कुछ बच्चों को मेरा एक्सपीरियंस जाना था, मैं कौन हूँ, है ना, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा मेरे पढ़ाने के तरीके से। ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीके से अगर संतुष्ट है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले तो बहुत हैं, है
है ना, जिन्होंने बहुतों का करियर भी खराब कर रखा है, लेकिन जाने दो, मैं उन सब की बातें नहीं करता। लेकिन हाँ, आपको मैं इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे, और मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।